यूपीएससी हमसे 2024 में पूछता है, इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग कैन ट्रेड इन कॉर्पोरेट बॉन्ड एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। अब देखो, जिस व्यक्ति ने 2000 कहाँ वाला ये 2021 वाला पीवाईक्यू किया होता वही से इजीली ठीक कर देता। सबको पता है भाई, इंश्योरेंस कंपनी करती हैं, रिटेल एलआईसी करती है भाई, और पेंशन फंड भी करते हैं, यूएसए का पेंशन फंड करता है, बस सारे पेंशन फंड करते हैं यार। क्योंकि आपको पैसा बना के देना है ना अपने आपको पैसा। जो बंदा आपको पैसा इन्वेस्ट कर रहा है अपने पास, जो जिसकी आप पेंशन ले रहे हो भाई, उसको आपको ज़्यादा पैसा देना है ना। तो ज़्यादा पैसा देना है तो आपको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। ऐसे थोड़ी पैसा अपने आप ही बढ़ता रहेगा, अपने आप ही ग्रो होता रहेगा। और हम सबको पता है कि जो इन्फ्लेशन होता है वो पैसे की वैल्यू को कम करता है। बिल्कुल करेक्ट बात है। और रिटेल इन्वेस्टर, ये 3 ऑप्शन थे। जिस बंदे को थोड़ी सी भी नॉलेज होती है, पीवाईक्यू की नॉलेज होती है यार, करंट अफेयर मत पढ़ो, पीवाईक्यू पढ़ लो तो ही क्लियर हो जाएगा आपको पेपर। तो ऑप्शन डी वो आराम से टिक कर देता। फिर एक पूछा, विद रेफरेंस टू द इंडियन इकोनॉमी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इफ इन्फ्लेशन इज टू हाई, आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज लाइकली टू बाय गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। बाई करेगा तो उल्टा पैसा देगा अगर इन्फ्लेशन ज़्यादा है, और आरबीआई उल्टा पैसा दे रहा है तो इन्फ्लेशन बढ़ेगी ना, इन्फ्लेशन बढ़ेगी, है ना। और ये बोल रखा है, अगर इंडियन रुपी रैपिडली डेप्रिसिएट हो रहा है तो आरबीआई डॉलर बेच देगी और पैसा उठा लेगी मार्केट से। वही तो उसकी सप्लाई कम हो जाएगी तो उसकी डिमांड बढ़ जाएगी, उसका पैसा बढ़ जाएगा, है ना। ऐसा ऐसा तब होता है जैसे सरकार ने ना स्टरलाइजेशन का प्रोसेस किया था, इससे जुड़ा हुआ स्टरलाइजेशन का प्रोसेस किया था, है ना। भारत सरकार ने तो एचडीएफ लॉन्च किया है ना 2022 में, वो भी इसके उससे ही किया है, मतलब इसी के उस तहत किया है। इफ़ इंटरेस्ट रेट इन यूएसए एंड यूरोपियन यूनियन वर टू फॉल दैट इज लाइकली टू इंड्यूस आरबीआई। लाइकली मतलब कर सकती है, इंड्यूस आरबीआई टू बाय डॉलर। अब क्या होता है, जैसे मान लो वहाँ डॉलर सस्ते हो गए, तो जब वहाँ कम ऋणों पे कम ब्याज दर पे आपको लोन मिल रहा है तो वहाँ के लोग लोन उठाएंगे, अब वो भारत की मार्केट में लगा देंगे। अगर वो भारत की डेट मार्केट में लगा दे तो पैसा कमा लेंगे। वहाँ 3% पे मिल रहा है, यहाँ आप 8% पे दे दो, 7% पे दे दो, आप 4% पैसा कमा लो। जब वो आओगे तो ऐसा तो है नहीं आप कि कैसे इन्वेस्ट करोगे। जब आप इंडियन मार्केट में पैसा लगाओगे, डॉलर तो लगाओगे नहीं, लगाओगे रुपी। जब मार्केट में रुपी ज़्यादा आ जाएगा, रुपी ज़्यादा आ जाएगा तो रुपी कमज़ोर हो जाएगा, है ना। हर तो आरबीआई इसमें डॉलर को बाई कर लेगा। फिर एक बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा था 2018 में कि आरबीआई, जिसको थोड़ी सी भी नॉलेज होगी आरबीआई के बारे में, वो इस क्वेश्चन को इजीली ठीक कर सकता था कि आरबीआई की ना केवल स्टेट गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज हैंडल मतलब स्टेट गवर्नमेंट की सिक्योरिटी हैंडल नहीं करता, केवल सेंट्रल गवर्नमेंट की सिक्योरिटी हैंडल करता है। मूर्खों से पूछो भाई, आरबीआई बैंकर टू द गवर्नमेंट है, वो स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो। आपने कहीं सुना है कि राज्य का कोई अपना सेंट्रल बैंक है? नहीं भाई, आरबीआई है। अब एक पूछा था इन्होंने, ट्रेजरी बिल ऑफर इशू एट द डिस्काउंट रेट। जिसको ट्रेजरी बिल के नेचर के बारे में पता है वो इसे बिल्कुल ठीक कर देता। देन एक पूछा था इसने, ट्रेजरी बिल केवल सेंट्रल गवर्नमेंट इशू कर सकती है, स्टेट गवर्नमेंट ट्रेजरी बिल नहीं इशू कर सकती। करेक्ट बात है भाई, स्टेट गवर्नमेंट ट्रेजरी बिल नहीं इशू कर सकती। देन आरबीआई ने देखो उसके बारे में पूछा, रिटेल डायरेक्ट स्कीम के बारे में पूछा, जिससे एक इंडिविजुअल गवर्नमेंट का सिक्योरिटीज़ में पैसा इन्वेस्ट कर सकता है। अब इससे जुड़ा हुआ ना हमने पुराना देखा था। अगर आपको मतलब पैसे को क्या बोलना होता मैं, देखो अगर आपको पैसा वो करना है ना, कि अगर आपको पैसा या नहीं, अगर आपको गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ खरीदनी है, उसके बाद आप गवर्नमेंट सिक्योरिटी ना, आरबीआई का एक प्लेटफॉर्म है जो अभी हम पढ़ने वाले हैं, इसी में ही पढ़ने वाले हैं, नेगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम ऑर्डर मैचिंग। तो इस पे बेच सकते हो आप सेकेंडरी मार्केट में। और एक हम और पढ़ेंगे, एक हमने और पढ़ा था कि जो लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर है, G20 का प्रोग्राम है, हर 50 करोड़ भारत में मतलब हर बंदे को लेना पड़ेगा, बैंक को फाइन लगाना पड़ेगा। उसके लिए भारत में ना एक कंपनी है बनाई गई है, वो लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर लिमिटेड, ये CCIL की सब्सिडरी है। और एक हमने पढ़ा था ये वाला, टर्म ऑक्शन टू मैनेज। कभी कभार ये टर्म ऑक्शन मतलब है 7 दिन के लिए, 14 दिन के लिए और 21 दिन के लिए, इस टाइप से बाकी डेली होता है। बाकी फिर आप ये देख लीजिए, एक हमने पढ़ा था क्या, ये वाला क्या पढ़ा था यार, ये रहा
हाँ, कि कभी कभार जो ये टिपिकली वैसे जो ये लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी होती है, और ये लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी में बिडिंग लगती है भाई, ये देख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसमें बिडिंग लगती है। और एक चीज़ देख लीजिए, जो एसएलआर का पैसा होता है ना, जो एसएलआर में वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीद रहा होता है बैंक, है ना, वो भी ना, वो इनडायरेक्टली पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है। और आप देख सकते हो आरबीआई ये यूपीएससी ने 2010 में पूछ रखा है, यूपीएससी कितना एडवांस है ना। ये पता लग गया हमें लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी में बिडिंग के तहत पैसा मिलता है। ऐसा नहीं कि भाई मुझे पैसे की ज़रूरत है पैसे दे दो, ये नहीं होगा। देन अब हम ये पढ़ लिया हमने, पीवाईक्यू सारे डिस्कस कर लिए। और एक ये गलत है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस है, ये आरबीआई एंड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का है। भाई थोड़ा सेंस लगाओ, आरबीआई का क्या मतलब कैपिटल मार्केट में, सेंस होना चाहिए, सेंस। अगर जो बच्चा आरबीआई का क्या मतलब, भाई सेबी का मतलब होगा ना, ये क्वेश्चन तो ये तो अपने आप ही गलत है। अगर आप इसे गलत कर देते हो तो फिर तो आप 2 पे पहुंच जाते हो, मतलब आपको फिर एक क्वेश्चन एलिमिनेट, फिर आप 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर देते हो। सच में यार, रिटेल इन्वेस्टर कैन इन्वेस्ट बोथ, ठीक है, म्यूचुअल, ये अब हम कैपिटल गेन टैक्स ऑन सोवरन गोल्ड बॉन्ड के बारे में पढ़ लेते हैं। आपको जो इंटरेस्ट होगी उसकी इनकम पे आपको लगेगा, वो इनकम टैक्स देना पड़ेगा। आप कौन सी स्लैब में आते हो आपको उसके तहत देना पड़ेगा। कैपिटल गेन टैक्स से आपको छूट मिल जाएगी अगर आप पूरा जो मैच्योरिटी पीरियड है 8 साल बाद जब निकालोगे, अब है ना। अब बाकी अगर आप सेकेंडरी मार्केट में सेल करते हो 8 साल से पहले, अगर आप 8 साल के बाद सेल करते हो तो आप पे कैपिटल गेन टैक्स लगेगा 12.5% का, जिसमें इन्फ्लेशन को हटा दिया जाएगा। और अगर आप 12 महीने से पहले सेल कर देते हो तो आपको इनकम टैक्स देना पड़ेगा जिस स्लैब में आते हो। टीडीएस, एक बात समझ में आ गई, टीडीएस वो होता है भाई, सरकार को पैसे की ज़रूरत है ना, तो ना बंदा काट के खुद जिससे पैसा ले रहा होता है वो खुद सरकार को भरता रहता है। परंतु जो बंदा इनकम टैक्स स्लैब में नहीं आता वो टीडीएस नहीं देगा। परंतु जो तुम्हारा इंटरेस्ट एंड कैपिटल गेन टैक्स पे जो इंटरेस्ट रेट लगा होता है, बंदा उसे इनकम टैक्स रिटर्न की तरह वापसी ले सकता है। T0 एंड T1 सेटलमेंट सिस्टम, ये सेबी का संबंध है और शेयर मार्केट से संबंधित है। T1 2023 में लागू किया गया था, T0 2025 में लागू करने की बात की गई है। ये नहीं, पहले इंट्रोड्यूस किया गया 2024 में, और 500 टॉप कंपनीज पे इंट्रोड्यूस किया, 500 टॉप कंपनी पे लगाने जाने की बात हुई। और ये ऑप्शनल है और को एग्जिस्ट है विद T1 के साथ। ऊपर से अब है क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर। खबरों में क्या है, सेबी कंसिडर एक्सपेंडिंग एलिजिबिलिटी ऑफ, मतलब ज़्यादा लोगों को क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर बनना चाहती है सेबी। और इसमें कौन और किसके थ्रू बनाती है, ये सेबी के 2018 के रेगुलेशन है उसके थ्रू बनाती है। शेड्यूल कमर्शियल बैंक हो सकते हैं, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो सकते हैं, इंश्योरेंस कंपनी, म्यूचुअल फंड, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर, अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, प्रोविडेंट एंड पेंशन फंड ऑफ मिनिमम 50 करोड़ to 25 करोड़, NBFC रजिस्टर्ड विद RBI हैविंग नेट वर्थ ऑफ 500 करोड़। क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर होते हैं, इनको भाई प्रेफरेंशियल एक्सेस मिलता है आईपीओ में और डेट प्लेसमेंट में सिमिलर मैकेनिज्म ड्यू टू। ऐसा किस लिए मिलता है, क्योंकि इनके पास फाइनेंस की एक्सपर्टीज होती है और पैसा होता है भाई। और रिसेंट अपडेट है, सेबी ने जो एक्स रेटेड इन्वेस्टर होते हैं ना, एक्सी रेटेड इन्वेस्टर जिनके पास बहुत सारा पैसा होता है, उनको भी बोला है कि इंक्लूड, इनको बोला है ये भी एक एंजल फंड में शामिल हो सकते हैं। एंजल फंड वैसा फंड होता है जो स्टार्टअप को सपोर्ट करता है, फाइनेंशियली सपोर्ट करता है। और सेबी ने बोला है कि जो 200 की कैप है इन्वेस्टर कैप है एंजल फंड पे, उसे हटाने पे बात हो रही है। थैंक यू।